गुड मॉर्निंग एवरीवन। कल मैंने तुम्हारा कॉपी चेक किया और तुम्हारे कॉपी ने मुझे डिसअपॉइंट ही किया। मैक्सिमम लोगों के लिए अलार्मिंग सिचुएशन है। तुम्हारे कॉपी के असेसमेंट के बाद मैं ये बता सकता हूँ कि बहुत लोगों को कॉपी में रिप्रेजेंट करने नहीं आता और बहुत लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में ही नहीं आ रहे हैं। और मैक्सिमम लोग मैंने जो कॉन्सेप्ट सिखाए हैं उस तरीके से फॉलो नहीं कर रहे हो। और देखा जाए तो बहुत लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि पढ़ना कैसे है और क्या पढ़ना है। तुम्हारे कॉपी में बहुत लोगों ने इस तरह से रिप्रेजेंट किया है जैसे लग रहा है कि बहुत लिख करके मार्क्स आते हैं। कॉपी में ज़्यादा लिखने से मार्क्स नहीं आते हैं, कॉपी में फैक्चुअल पॉइंट लिखने से मार्क्स आते हैं। और बहुत लोग फैक्चुअली मूव ही नहीं कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि मैं ढेर सारा लिख दूं और मुझे ढेर सारे मार्क्स मिल जाएंगे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं इंडिविजुअली सब पर कमेंट करना चाहता था कॉपी के, लेकिन चूंकि क्लासेस अभी ऑनलाइन चल रहे हैं इसलिए इंडिविजुअल कमेंट कर नहीं सकता। तो तुम्हारे लिए बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन है। ये तुम्हारा 10th का बोर्ड नहीं है कि तुम रट करके अच्छे कर लोगे। यहाँ बहुत ही कॉन्सेप्चुअल सवाल पूछे जाएंगे और मैंने तुम्हारे पहले टेस्ट में बहुत ही कॉन्सेप्चुअल कॉन्सेप्ट्स नहीं पूछे हैं। तुम्हारा मैंने राइटिंग स्किल देखना चाहा और जिसमें मैक्सिमम लोग फेल हो गए। मैंने वही पूछे हैं क्वेश्चन जो तुम्हारे कॉपी में पढ़ाए हुए हैं, उससे बिल्कुल मैंने डाइवर्ट नहीं हुआ हूँ। जो मैंने कॉपी में सिखाया है हर एक पॉइंट तुम्हारी कॉपी में लिखा हुआ है और फिर भी तुम अच्छा नहीं कर पाए। अब सोच लो बाहर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो क्या हाल होगा तुम्हारा। तो अभी भी वक्त बहुत है, सुधर जाओ, नहीं तो 12th में बहुत दिक्कत होने वाली है तुम्हें। अब मैं आगे कॉन्सेप्ट पर बात करता हूँ। लास्ट क्लास में मैं सोलेनॉइड एक्सप्लेन किया था, सोलेनॉइड के बारे में। और सोलेनॉइड के कारण मैग्नेटिक फील्ड बताया था कि सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड B = μ0 होता है, जो कि पूरे सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड कहीं पर भी देखो, सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट होता है जिसका मैग्नीट्यूड ये होता है। जो एक्सिस पर होता है मैग्नेटिक फील्ड वही पूरे रीजन में मैग्नेटिक फील्ड होता है। सबका अपना अपना सिग्निफिकेंस है। ये वायर में करंट है, ये नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। और ये मैग्नेटिक परमियाबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। लास्ट क्लास में मैं यही पढ़ाया था तुम्हें, सोलेनॉइड के कारण मैग्नेटिक फील्ड। एक कॉन्सेप्ट और है इस चैप्टर में, उसको बोलते हैं टोरॉइड। टोरॉइड कुछ नया नहीं है, इसी सोलेनॉइड को बेंड कर दो सर्कल के फॉर्म में, सर्कल के फॉर्म में बेंड कर दो और दोनों एंड्स को ज्वाइन कर दो, तो इसी सिस्टम को हम लोग बोलेंगे टोरॉइड। वही करने जा रहे हैं हम लोग, टोरॉइड। ROID होता, ROID, टोरॉइड। टोरॉइड क्या होता है? सोलेनॉइड को बेंड कर दो, जो ये सोलेनॉइड था इसी को बेंड कर दिया मैंने।
तो हम लोग मैग्नेटिक फील्ड एक्सिस पर देख रहे थे, यहां भी मैग्नेटिक फील्ड एक्सिस पर ही देखेंगे। इसमें वायर इस तरह से लपेटे हुए रहते थे, वही चीज यहां भी है। इस तरह से टोरॉइड होता है, दोनों एंड को ज्वाइन किया हुआ है, सोलेनॉइड के दोनों एंड को ज्वाइन कर दिए। तो अपने को मैग्नेटिक फील्ड बताना है एक्सिस पर, जो कि ये था, इसी एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर रहे थे। ये वाला एक्सिस जो दिख रहा है वो ये है। इसमें हम लोग इसमें नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ लेते थे, याद करो, जिसको स्मॉल एन बोलते थे। इसमें मैं बोल रहा हूँ कैपिटल एन टर्म यूज कर रहा हूँ, और इसको बोल रहा हूँ, ये क्या है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। ये नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ को नहीं रिप्रेजेंट कर रहा है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। वायर में करंट आई है और ये एक्सिस सेंटर से आर डिस्टेंस पर है। तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड हम लोग कैसे लिख रहे थे, B इक्वल टू म्यू नॉट एन आई सोलेनॉइड में। टोरॉइड में कैसे लिखेंगे, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो यहां पर भी मैग्नेटिक फील्ड लिखने के लिए मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, देखो तो यही लपेटा हुआ है वायर, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये होगा। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्न अपॉन लेंथ। तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स यहाँ पे एन जो है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, कितने लेंथ में, ये कितना लेंथ, तो अगर रेडियस r है तो ये लेंथ कितना हो जाएगा, 2 पाई r। तो यहां पर n का वैल्यू मैं ये रख दूंगा, म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 पाई r। ये टोरॉइड के कारण मैग्नेटिक फील्ड उसके एक्सिस पर। तो इसको मैं डिफाइन कर लेता हूं, इफ ए सोलेनॉइड is bent in a circular shape and ends are joined, then we get toroid। तो इस तरह से हम लोग टोरॉइड के कारण मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर लिया। एससी वर्मा के अकॉर्डिंग ये चैप्टर अपना थ्योरेटिकली कंप्लीट हो गया। अब मैं इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कर देता हूं। किसी ने इसी चैप्टर के सेकंड, थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन पूछा था। तो सेकंड क्वेश्चन क्या था कि एक 10 एम्पियर का करंट पॉजिटिव जेड एक्सिस के अलोंग फ्लो कर रहा है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, पॉजिटिव जेड के अलोंग, पॉजिटिव जेड एक्सिस के अलोंग
10 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है, ये बाहर की तरफ जा रहा है, और पूछा जा रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड बताओ, कोऑर्डिनेट कहाँ 1 0 0, एक्स कोऑर्डिनेट 1, वाई कोऑर्डिनेट 0, जेड कोऑर्डिनेट 0, मतलब यहीं पर एक्स एक्सिस पर 1 0 0। 10 एम्पियर के कारण करंट किधर है, बाहर आ रहा है, पॉजिटिव जेड की तरफ। लॉन्ग वायर जिसमें करंट 10 एम्पियर है, 1 मीटर पर मैग्नेटिक फील्ड पूछ रहा है। देख लो कितना आसान है। यहां पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर हो जाएगा, ऊपर, करंट का डायरेक्शन बाहर, और पोजीशन ये, तो दोनों को कंटेन करने वाला प्लेन ये, इस प्लेन के फील्ड अपवर्ड या डाउनवर्ड, करंट बाहर है ऊपर, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड ऊपर बनेगा। और ये तो मैंने एक्सप्लेन भी किया था कि किसी वायर के कारण गिवन डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड टेंजेंशियल डायरेक्शन में होगा, ये मैंने एक्सप्लेन भी किया था। तो इसके कारण 1 मीटर पर मैग्नेटिक फील्ड B कितना, μ0/4 पाई 2I/d, इसका वैल्यू 10⁻⁷ 2, करंट का वैल्यू 10 एम्पियर, D 1 मीटर, यानी कितना हो जाएगा 2 × 10⁻�6। एसआई में सब कुछ रखा है, टेस्ला, बहुत ही इजी है। तो ये सेकंड क्वेश्चन हो गया। अब मैं थर्ड क्वेश्चन कर रहा हूं। थर्ड क्वेश्चन कैसा है कि थर्ड क्वेश्चन क्या है, एक कॉपर वायर है, एक कॉपर वायर है जिसका डायमीटर दिया हुआ है, कॉपर वायर है जिसका डायमीटर दिया हुआ है। डायमीटर कितना दिया हुआ है, 1.6 मिलीमीटर। इसमें करंट कितना है, 20 एम्पियर, करंट 20 एम्पियर फ्लो कर रहा है। तो मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, याद करो मैंने ये सिखाया है कि अगर वायर के क्रॉस सेक्शन से, पूरे क्रॉस सेक्शन से करंट पास कर रहा हो। अच्छा, मैंने जो टेस्ट लिया था उसमें मैंने एक क्वेश्चन पूछा था, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फीयर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ। अब यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फीयर का मतलब मैक्सिमम लोगों ने क्या समझ लिया, हॉलो स्फीयर। क्या मैंने ऐसे एक्सप्लेन किया था, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फीयर का मतलब हॉलो स्फीयर। यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फीयर का मतलब पूरे में चार्ज है, लेकिन 90% लोगों ने, 90 क्या 95% लोगों ने इसको हॉलो स्फीयर समझ लिया। जब यूनिफॉर्मली चार्ज हॉलो स्फीयर, अगर हॉलो स्फीयर पर चार्ज होता है तो वहाँ पर लैंग्वेज में यूज किया जाता है यूनिफॉर्मली चार्ज हॉलो स्फीयर, लेकिन मैंने क्या यूज़ किया था, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फीयर। और ये मैंने जब क्लास लिया था तब भी एक्सप्लेन किया था, लेकिन तुम बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट होकर नहीं पढ़ते। ये साफ तुम्हारी कॉपी से झलक रहा है। तुम्हारी कॉपी देख करके मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता हूँ, बता सकता हूँ कि तुम कैसे पढ़ रहे हो। टीचर को सब पता हो जाता है कॉपी देख करके कि कौन कितना पढ़ रहा है और कैसे पढ़ रहा है। हाँ, तो यहाँ क्या सिचुएशन है, पूरे से करंट जा रहा है 20 एम्पियर, पूरे क्रॉस सेक्शन से जा रहा है। तो तुमसे पूछा कि बताओ मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। अब याद करो, मैग्नेटिक फील्ड मैंने सिलेंड्रिकल वायर, सॉलिड
यूनिफॉर्मली सॉलिड सिलेंडर से अगर करंट फ्लो कर रहा है तो उसके कारण मैंने मैग्नेटिक फील्ड बताया था कैसे लिखते हैं, अंदर भी एक्सिस के अंदर, एक्सिस से r डिस्टेंस पर, और बाहर भी बताया था। तो अंदर मैंने कितना कैसे मैग्नेटिक फील्ड बताया था, μ0/4 2IR/r², और बाहर मैग्नेटिक फील्ड कैसे बताया था, μ0/4 2I/r। अब देखो r का मैंने वैल्यू जितना ज़्यादा करूँगा मैग्नेटिक फील्ड उतना ही कम होगा, तो बाहर मैग्नेटिक फील्ड घटना शुरू हो जाएगा दूर जाएंगे तो। मैक्सिमम पूछा था अपने से, और अंदर में क्या बोलता है, एक्सिस पर तो मैग्नेटिक फील्ड जीरो, r=0 हो जाएगा एक्सिस पर। एक्सिस से दूर जाएंगे तो सरफेस तक मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, तो मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड कहाँ मिलेगा अपने को, सरफेस पर। तो जो थर्ड क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इसके कारण मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड बताओ, तो मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड सरफेस पर। याद करो मैंने इसका ग्राफ भी बताया था, इसका ग्राफ कैसे बताया था, यही बताया था। अंदर में तो लीनियरली डिपेंडेंट है, r=r, और ये मैग्नेटिक फील्ड, और ये सरफेस पर का मैग्नेटिक फील्ड μ0/4 2I/r, ये सरफेस पर का। देख लो सरफेस पर मैक्सिमम, सेंटर पर जीरो, सेंटर नहीं एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड जीरो, और एक्सिस से दूर जा रहे हैं, इसको ऐसे करके भी देख सकते हो तुम, एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड जीरो, एक्सिस से दूर जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करेगा, कब तक, सरफेस तक, और सरफेस से जैसे ही बाहर निकलेंगे मैग्नेटिक फील्ड घटेगा। मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड सरफेस पर। तो मैक्सिमम पूछा था तो सरफेस पर मैग्नेटिक फील्ड लिखेंगे, और सरफेस पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, ये बनेगा। अब सारे इंफॉर्मेशन तुम्हें पता है, इसका वैल्यू जानते हो 10⁻⁷ 2I, I का वैल्यू दिया हुआ है, I का वैल्यू दिया हुआ था 20 एम्पियर, और रेडियस कितना दिया हुआ है, ये डायमीटर है, रेडियस कितना हो जाएगा 0.8 इंटू मिलीमीटर है, इसको SI में कन्वर्ट करेंगे 10⁻⁻3, सब कुछ मैंने SI में कन्वर्ट कर दिया, टेस्ला, इसका वैल्यू सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। अच्छा, इसके बाद थर्ड के बाद फोर्थ भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन, नहीं फोर्थ क्वेश्चन तो कुछ और है, फिफ्थ क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है। तो मैं पहले फिफ्थ क्वेश्चन, वो क्वेश्चन तो नहीं करता, मैं जनरल कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करता हूं, और अभी जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं उसके बेसिस पर फिफ्थ क्वेश्चन सॉल्व होगा तुम्हारा। सपोज ये कोई वायर है, इससे करंट I पूरे क्रॉस सेक्शन से जा रहा है, इसका रेडियस कैपिटल R, पूरे से करंट I जा रहा है, और ये करंट कैरिंग वायर एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, और मैग्नेटिक फील्ड किधर है, बोर्ड के प्लेन के बाहर, मतलब ये पूरा वायर, ये तो इन्फिनिटी तक गया है, इधर भी इन्फिनिटी तक है वायर, बोर्ड के प्लेन के आउटवर्ड एक और मैग्नेटिक फील्ड है B0। अब तुमसे पूछ रहा है, इस क्वेश्चन में तुमसे पूछ सकता है, जो कि 5th नंबर क्वेश्चन है, मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड बताओ और मिनिमम मैग्नेटिक फील्ड बताओ। मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड और मिनिमम मैग्नेटिक फील्ड, तो एक तो मैग्नेटिक फील्ड है और एक वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। तो मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पर होगा, मिनिमम मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पर होगा और कितना होगा।
अगर मैं वायर को इस साइड से देखूं तो मुझे करंट कैसा दिखेगा? और करंट बाहर आ रहा है, और करंट किधर आ रहा है? बाहर की तरफ। और इस तरफ से देखूं, मैं इस तरफ से देखूं तो मैग्नेटिक फील्ड किधर है? बाहर है। यहां देखो, मैं यहां से देख रहा हूं, इस साइड से, मेरा आई इस साइड है, तो यहां से देखो तो मैग्नेटिक फील्ड मेरे किधर है? लेफ्टवर्ड। मेरे लेफ्टवर्ड इधर मैग्नेटिक फील्ड है। तो इसके अकॉर्डिंग मैग्नेटिक फील्ड लेफ्टवर्ड किधर हो जाएगा? क्योंकि इधर से देख रहा हूं मैं, इधर से देख रहा हूं, तो इसमें किधर से देख रहा हूं? इधर से। तो मैग्नेटिक फील्ड मेरा लेफ्टवर्ड ये बनेगा। यानी इस पूरे डायग्राम को मैं इधर से देखूं तो ये मैग्नेटिक फील्ड मुझे इधर दिखेगा, और करंट बाहर आ रहा है पूरे से, आई। अब इस वायर के कारण तुम्हें पता है कि मैग्नेटिक फील्ड सरफेस पर होता है। अभी तो एक्सप्लेन किया था कि मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड सरफेस पर होता है, सरफेस के अंदर। एक्सिस पर 0, और एक्सिस से जैसे जैसे दूर जाते हैं रेडियली इंक्रीज करता है, सरफेस तक इंक्रीज करता है, और फिर सरफेस के बाहर डिक्रीज करना शुरू कर देता है। तो मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड सरफेस पर, अपने को पता है वो रिजल्ट। बाहर आ रहा है तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड किधर? ऊपर। यहां पर मैग्नेटिक फील्ड ऊपर, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी वायर ये है नीचे, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड इधर। अब ध्यान देना, ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, और ये वायर के कारण दोनों एक ही डायरेक्शन में तो ऐड हो जाएगा, तो यहां पर बनेगा मैक्सिमम फील्ड, और यहां पर अपोजिट डायरेक्शन में दोनों, देख लो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, वायर के कारण ये, और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ये पूरे रीजन में ही है, इस डायरेक्शन में। ये जो दिख रहा था बाहर इधर, यहां इधर दिख रहा है B0। तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड मिनिमम, और यहां पर का मैग्नेटिक फील्ड सेम बनेगा। दोनों का रिजल्टेंट, इसका और इसका, यहां पर क्या होगा? एक ये बन रहा है और ये, इसका। तो यहां पर का मैग्नेटिक फील्ड और यहां पर का मैग्नेटिक फील्ड, मैं इसका नाम दे देता हूं C, इसको D। VA इक्वल टू V मैक्स, सॉरी BA इक्वल टू B मैक्स, या बोल सकते हैं B मैक्स कहाँ है? A पर है, और A पर का मैग्नेटिक फील्ड दोनों का ऐड कर देंगे, तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड प्लस लॉन्ग वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड सरफेस पर, ये मिनिमम मैग्नेटिक फील्ड तुम्हारा B पर होगा। B पर होगा वो कितना? B0 प्लस, सॉरी माइनस होगा, अच्छा माइनस होगा या प्लस होगा? ये बड़ा होगा इससे, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड V0 माइनस B। और अगर ये मैग्नेटिक फील्ड, वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल से जा रहा है, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये होगा। तो मैं मान के चलता हूं कि ये बड़ा इससे है, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा? B0 माइनस μ0 अपॉन 4 पाई 2I अपॉन R। ये वायर के कारण और ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, दोनों का रिजल्टेंट, दोनों परपेंडिकुलर है। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड और वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड,
वायर के कारण एक्सटर्नल, दोनों परपेंडिकुलर है तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम बनेगा। VC इक्वल टू VD इक्वल टू, अगर मैं इसको B कहूँ और सॉरी ये तो B नॉट है और इसके मैग्नेटिक फील्ड को मैं B बोलूँ, इसको B बोलूँ तो क्या हो जाएगा, B स्क्वायर प्लस B नॉट स्क्वायर का अंडर रूट। B कितना है, ये C और D पर का मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये 5th नंबर का क्वेश्चन है जो इसी कॉन्सेप्ट पर सॉल्व होगा। एक क्वेश्चन नंबर 4 भी पूछा गया था, उसको मैं एक्सप्लेन करता हूं। 4th नंबर क्वेश्चन क्या है, एक ट्रांसमिशन लाइन है, ट्रांसमिशन लाइन से करंट 100 एम्पियर का है और वो रोड से 8 मीटर ऊपर है। तो पूछ रहा रोड पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, रोड पर मैग्नेटिक फील्ड। तो 100 एम्पियर करंट के कारण 8 मीटर डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड नहीं फाइंड करने आता क्या, लॉन्ग वायर के कारण। फॉर्मूला ही तो है, B इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 I बाई डी। I कितना 100 एम्पियर, D कितना 8 मीटर, इसका वैल्यू जानते 10⁻⁻7। सबको SI में रख दो, आंसर आएगा टेस्ला में। कितना इजी है। एक क्वेश्चन कंपटीशन में IIT में पूछा हुआ क्वेश्चन है, उसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। क्वेश्चन कैसे है, इजी क्वेश्चन है, तुम भी सॉल्व कर सकते हो। एक स्पाइरल टाइप का वायर है, स्पाइरल, वो स्पाइरल वायर प्लेन में है, इस तरह से टाइटली है, स्पाइरली, ये स्पाइरल जो है टाइटली है, जो गैप दिख रहा है वो गैप नहीं है, इस तरह से स्पाइरल किया हुआ है, जिसका इनर रेडियस A है, वायर का आउटर रेडियस V है, वायर में करंट I है और इसमें जो टर्न्स है, नंबर ऑफ टर्न्स, वो कैपिटल N है। N किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ टर्न्स को। तुमसे पूछ रहा है सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड बताओ, सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। तुम वीडियो पॉज करके सॉल्व भी कर सकते हो, मैं एक्सप्लेन करता हूं कैसे करूंगा। परफेक्ट सर्कल नहीं दिख रहा है, इसलिए मैं डायग्राम को थोड़ा सर्कल बनाने की कोशिश कर रहा हूं। अब देखना कैसे है अपने को, मैंने पहले ही सिखाया है कि एक लूप के कारण अगर कोई वायर है, सर्कुलर वायर, तो सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कैसे लिखते हैं, म्यू नॉट I बाई 2R। लेकिन इतना वायर के कारण तो मैं क्या करता हूं, इतना विड्थ है वायर का, तो हर का रेडियस क्या है, अलग अलग है। इसका रेडियस A और इसका रेडियस कंटिन्यूअसली इंक्रीज करते हुए B, तो हर एक वायर के लिए रेडियस अलग अलग है, तो मैं कैसे लिखूं, तो मैं क्या करूंगा, एक स्मॉल सेक्शन लूंगा वायर का। कैसा सेक्शन लूंगा, मार्कर डिफरेंट नहीं है, मैं ऐसे कह रहा हूं, X रेडियस का और dx थिकनेस का
मैं पूरा तो नहीं दिखा रहा हूँ, मैं छोटा सा पोर्शन दिखा रहा हूँ इस तरह से, बाकी समझना ये पूरे में है। एक्स रेडियस का और डी एक्स थिकनेस का मैंने एक वायर लिया, उसके कारण सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। तो डी एक्स थिकनेस अब रेडियस तुम इसका लो या इसका लो, तुम एक्स ही रेडियस लोगे, क्योंकि इसका रेडियस एक्स तो इसका रेडियस एक्स प्लस डी एक्स, और डी एक्स तो वेरी स्मॉल है, यानी कि मैं पूरे का इस पूरे जो डी एक्स थिकनेस में जितना भी टर्न्स है सबका रेडियस मैं एक्स ही लूंगा। तो पहले तो मुझे ये चेक करना पड़ेगा कि इसमें कितना टर्न्स है, क्योंकि एक टर्न के कारण तो मैग्नेटिक फील्ड मैं बहुत आसानी से लिख दूंगा। कैसे? म्यू नॉट आई अपॉन 2x, म्यू नॉट अपॉन 2x, म्यू नॉट आई अपॉन 2x, एक टर्न के कारण। लेकिन इसमें कितना टर्न्स है ये कैसे फाइंड करेंगे? तो इसको यूनिटरी मेथड से अपने को पता है ये विड्थ कितना, b माइनस ए, b माइनस ए में कितना टर्न्स, n, b माइनस ए विड्थ में n टर्न्स, तो यूनिट विड्थ में कितना टर्न, n अपॉन b माइनस ए। dx विड्थ में कितना टर्न, n b माइनस ए इंटू डी एक्स। इतना dx विड्थ में इतना टर्न्स है, एक टर्न से इतना मैग्नेटिक फील्ड, इतना टर्न से n अपॉन b माइनस ए dx, इतना टर्न से इतना करंट सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड बनने जा रहा है, और ये मैग्नेटिक फील्ड dB होगा, पूरे के कारण नहीं है, dx थिकनेस के कारण है, जिसको मैं बोल रहा हूँ dB। सभी जितने भी टर्न्स हैं सबका करंट अगर क्लॉकवाइज है तो सबका मैग्नेटिक फील्ड अंदर ही होगा। तो मैं dx के कारण लिखा हूं और इसी को इंटीग्रेट कर दूंगा तब पूरा मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पर मिल जाएगा। तो dBO पता है, तो B एंड O कैसे मिलेगा, इसको इंटीग्रेट करने से। अब इसको इंटीग्रेट करने में कांस्टेंट क्या क्या है, म्यू नॉट कांस्टेंट है, I कांस्टेंट है, n कांस्टेंट है, b बाई ए कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है। इंटीग्रेशन से बाहर क्या होगा, dx अपॉन x। x का लिमिट कहाँ से कहाँ, x रेडियस, तो x का वैल्यू a से लेकर के अप टू b तक, म्यू नॉट आई n अपॉन 2b माइनस ए, इसका इंटीग्रेशन पता है तुम्हें ln x होता है, और लॉग का प्रॉपर्टी पुट करोगे ln b बाई ए, ln b माइनस ln a, ln b माइनस ln a, ln b बाई ए। ये मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पर बनने जा रहा है। ये क्वेश्चन IIT में पूछा हुआ है। मेरी तरफ से मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट का चैप्टर कंप्लीट हो गया, और AC वर्मा में जितने भी वैरायटी के क्वेश्चन थे मैंने सारे डिस्कस किए। अब तुम क्वेश्चन सॉल्व करो और जो भी डाउट हो वो डाउट पूछो। अब मैं नेक्स्ट चैप्टर में जाऊंगा। नेक्स्ट चैप्टर AC वर्मा के अकॉर्डिंग परमानेंट मैग्नेट है, लेकिन कुछ लोग इसको क्लासिकल मैग्नेटिज्म के नाम से पढ़ाते हैं। पढ़ना मैग्नेट के बारे में है, तो AC वर्मा में इसका नाम दिया गया परमानेंट मैग्नेट। तो
तो परमानेंट मैग्नेट से रिलेटेड हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, जिसको कुछ लोग क्लासिकल मैग्नेटिज्म भी बोलते हैं। अब क्लासिकल मैग्नेटिज्म या परमानेंट मैग्नेट में तुम्हें पता है कि पोल्स होता है। कोई मैग्नेट है तो मैग्नेट में नॉर्थ पोल, साउथ पोल, इसी पोल्स को नॉर्थ पोल और साउथ पोल, इसको हम लोग बोलते हैं पोल स्ट्रेंथ। पोल स्ट्रेंथ क्यों बोलते हैं इसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, एसी वर्मा के अकॉर्डिंग परमानेंट मैग्नेट, और ऐसे भी तुम बोल सकते हो क्लासिकल मैग्नेटिज्म हम लोग पढ़ रहे हैं। तो एसी वर्मा के अकॉर्डिंग तुम्हारा ये 3rd चैप्टर स्टार्ट हो रहा है मैग्नेटिज्म का, और इसमें हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, सबसे पहले कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं पोल स्ट्रेंथ। पोल स्ट्रेंथ पोल स्ट्रेंथ को कैसे एक्सप्लेन करते हैं, कंपैरिजन से एक्सप्लेन करेंगे। कंपैरिजन किससे करेंगे, याद करो मैं पहले बता चुका हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड और टॉर्क ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, वही मैं लिखने जा रहा हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये कितना बताया था एक्सिस पर, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन इट्स एक्सिस। E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन आर क्यूब। और टॉर्क कैसे सिखाया था, टॉर्क ड्यू टू डाइपोल ऑन, टॉर्क ड्यू टू डाइपोल, टॉर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये कितना बताया था, टॉर्क इक्वल टू P क्रॉस E। मैंने तुम्हें करंट लूप, सर्कुलर करंट लूप के कारण एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड बताया था, और उसको मैग्नेटिक डाइपोल की तरह ट्रीट करते हुए कैसे लिखा था वो भी याद होगा, वही मैं लिखने जा रहा हूं। फॉर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, सॉरी मैग्नेटिक, फॉर ए करंट लूप के लिए लिख रहा है, फॉर ए करंट लूप मैग्नेटिक फील्ड ऑन इट्स एक्सिस। क्या फॉर्मूला लिखा था याद करो, मैं ऊपर लिख देता हूं, B इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 म्यू अपॉन आर क्यूब। इसको अगर डायरेक्शन दूंगा तो इसको भी डायरेक्शन दूंगा। और मैग्नेटिक फील्ड लिखा हूं
अब मैं लिखने जा रहा हूं टॉर्क, टॉर्क ऑन अ मैग्नेटिक डायपोल। प्लेस्ड in a uniform magnetic field is tau is equal to mu cross B। इलेक्ट्रिक के लिए, इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड ये, टॉर्क ये, मैग्नेटिक डायपोल के लिए मैग्नेटिक फील्ड ये, टॉर्क ये। दोनों इक्वेशन को कंपैरिजन करो तो इलेक्ट्रिक डायपोल और मैग्नेटिक डायपोल के लिए कंपैरिजन करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड से कंपैरिजन करते हैं, कांस्टेंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कांस्टेंट ये आता है, मैग्नेटिक में कांस्टेंट ये आता है। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, एक्सिस से डिस्टेंस, इलेक्ट्रिक डायपोल के एक्सिस से डिस्टेंस, और सॉरी इलेक्ट्रिक डायपोल से डिस्टेंस जहां पर अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना था, और ये क्या डिस्टेंस है, मैग्नेटिक डायपोल, जिसको करंट लूप भी बोल सकते हैं। मैग्नेटिक डायपोल से डिस्टेंस जहां पर अपने को मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, इतना का ही डिफरेंस है। कांस्टेंट दोनों का अपना अपना, मैग्नेटिक के अकॉर्डिंग, इलेक्ट्रिक के अकॉर्डिंग। बाकी फार्मूला देख लो एक ही तरह का है। वैसे ही यहाँ पर टॉर्क, मैग्नेटिक के लिए टॉर्क, इलेक्ट्रिक के लिए टॉर्क। मैग्नेटिक में मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक में इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड। इस इक्वेशन के, इन दोनों इक्वेशन के बेसिस पर एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं। क्या एक्सप्लेन कर सकते हैं हाइपोथेटिकल सिचुएशन? कि सर्कुलर करंट लूप, सर्कुलर करंट लूप को हम लोग एक मैग्नेटिक डायपोल की तरह ट्रीट कर सकते हैं। और मैग्नेटिक डायपोल, याद करो इलेक्ट्रिक डायपोल कैसा होता था, -q + q, ये इलेक्ट्रिक डायपोल होता था। तो सर्कुलर करंट लूप को तुम मैग्नेटिक डायपोल बोल रहे हो, तो मैग्नेटिक डायपोल को ऐसे यहां भी लिख सकते हो, जैसे यहां इलेक्ट्रिक डायपोल लिखो वैसे यहां पर हम मैग्नेटिक डायपोल एक्सप्लेन कर सकते हैं, -m + m। अब ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये पॉजिटिव पोल स्ट्रेंथ और ये निगेटिव पोल स्ट्रेंथ, m पोल स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे यहाँ पर मैग्नेटिक चार्ज भी बोल सकते हैं इसको, इलेक्ट्रिक चार्ज, मैग्नेटिक चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्ज, पॉजिटिव मैग्नेटिक चार्ज, निगेटिव इलेक्ट्रिक चार्ज, निगेटिव मैग्नेटिक चार्ज। पॉजिटिव मैग्नेटिक चार्ज को हम लोग नॉर्थ पोल बोलते हैं और निगेटिव मैग्नेटिक चार्ज को साउथ पोल बोलेंगे, कंपैरिजन के बेसिस पर। पॉजिटिव चार्ज नॉर्थ पोल, ये चार्ज के टर्म में बात करें, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्ज, पॉजिटिव मैग्नेटिक चार्ज, निगेटिव इलेक्ट्रिक चार्ज, निगेटिव मैग्नेटिक चार्ज। पॉजिटिव मैग्नेटिक चार्ज को नॉर्थ पोल, निगेटिव मैग्नेटिक चार्ज को साउथ पोल, और m को बोलते हैं हम लोग पोल स्ट्रेंथ। मतलब ये चार्ज है, मैग्नेटिक चार्ज, जैसे इलेक्ट्रिक चार्ज वैसे ही मैग्नेटिक चार्ज। ऐसा होता नहीं है, बस एक एक्सप्लेनेशन किया जा रहा है कंपैरिजन करके, इलेक्ट्रिक डायपोल से कंपेयर करके सर्कुलर करंट कैरिंग लूप को मैग्नेटिक डायपोल की तरह ट्रीट करेंगे, और जैसे यहाँ पर चार्ज एक्सप्लेन करते थे वैसे यहाँ पर मैग्नेटिक चार्ज एक्सप्लेन करेंगे। तो यही मैं लिखने जा रहा हूँ इसके बेसिस पर।
लिखने जा रहा हूं मैं, ऑन द बेसिस ऑफ